Hello students, welcome to the new lecture of French Revolution। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, है ना। ऑब्वियसली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ मतलब क्रांति और रोज की जिंदगी, है ना, रोजाना जिंदगी। ठीक है, मतलब क्रांति का रोजाना जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का उस टाइम, है ना, उस वर्तमान टाइम पे वहां के जो पब्लिक थे उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब एक क्वेश्चन मतलब कि दिमाग में आता है, क्या क्रांति के पास इतनी ताकत होती है कि वो लोगों के सोच को बदल सके? क्या क्रांति के पास इतनी ताकत होती है कि वो लोगों के पहनावे को बदल सके? ठीक है, क्या क्रांति की इतनी ताकत होती है कि लोगों को वो, है ना, किसी सही डायरेक्शन पे, किसी, है ना, अपने डायरेक्शन पे ले जा सके, है ना। क्या क्रांति में ये सब ताकतें होती है? इसका आंसर है यस, क्रांति बहुत ताकतवर होती है। ठीक है, शायद यही एक रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन में फर्क होता है ना। रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन में यही फर्क होता है। रिवोल्ट में इतनी ताकतें नहीं होती जो मैं अभी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हाँ, एक क्रांति में, एक रिवॉल्यूशन में ये सब ताकतें हुआ करती हैं, है ना। वो लोगों को ही बदल डालती हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ फ्रांस की क्रांति के साथ भी था। इनफैक्ट जब हम लोग पिछले लेक्चर्स को पढ़ रहे थे उसी टाइम आप लोग को महसूस होने लगा था कि इस फ्रांस की क्रांति की वजह से, है ना, कितनी समाज में बदलाव आई। ठीक है, अब मैं उन सब चीजों पे, है ना, ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि कैसे जो थर्ड स्टेट के अनप्रिविलेज्ड क्लास थे, है ना, उनको राइट्स मिले, है ना। तो ये सब तो नॉर्मल चीज है, उसी के लिए क्रांति की गई थी। उससे हटकर, है ना, रोजाना जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब रोजाना जिंदगी में कपड़े आते हैं। ठीक है, तो मे बी यहाँ पर, है ना, वो सब कपड़ों के बारे में पॉइंट्स नहीं लिखे हुए। ठीक है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से मैं पॉइंट्स लिखा हूँ ये सब। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो, है ना, क्या कहते हैं, कभी अगर पूछा जाए तो वहां पे ये सब पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। कपड़ों में क्या पहना वे बदलाव आया था, तो याद करो सांस क्लोटिस, है ना, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में कहीं पर मैं पढ़ाया था किसी लेक्चर में, है ना, सांस क्लोटिस के बारे में बताया था, है ना। जो गरीब तबके के लोग थे उनको सांस क्लोटिस कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, है ना, उसका रीजन था, लिटरल मीनिंग था कि वो लोग जो, है ना, ट्राउजर्स पहनते थे वो फुल ट्राउजर्स पहनते थे। ठीक है, दोज विदाउट नी ब्रीचेज, है ना, यही मीनिंग होता था सांस क्लोटिस का। ठीक है, वो फुल ट्राउजर्स पहना करते थे। अनलाइक कि जो नोबल्स लोग होते थे वो लोग पहले क्या पहनते थे कि घुटनों तक, है ना, ट्राउजर्स पहना करते थे, है ना। वो अमीरी की निशानी हुआ करती थी, ऐसा लोग मानते थे उस टाइम। ठीक है, अभी लेकिन सांस क्लोटिस, है ना, उन लोगों से खुद को अलग दिखाने के लिए वो पूरे ट्राउजर्स पहनने लगे। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, है ना। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक फोटो भी दिया हुआ है एक कपल का। ठीक है, कि कैसे सांस क्लोटिस पीपुल, है ना, का पहनावा होता था। तो ये जो पहनावा बदला, है ना, ये जो विचार आई उन लोगों में कि मुझको एक अलग पेश करना है खुद को, है ना, उस मतलब कि नोबल्स और, है ना, क्लर्की जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उसके रिस्पेक्ट में हमको खुद को अलग पेश करना है। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने किसको चुना? पहनावे को चुना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि पहनावा में, है ना, बदलाव आ गया। किसकी वजह से? फ्रांस की क्रांति की वजह से। ठीक है, उसके साथ साथ, है ना, लोगों की सोचने की दृष्टि भी बदली, है ना। वो दृष्टि कैसे बदली? किन लोगों ने इसमें हेल्प किया? तो इसमें, है ना, फिलोसफर्स का योगदान था, है ना। जो फिलोसफर्स के बारे में शायद हम लोग चौथा, है ना, फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रोल ऑफ फिलोसफर्स के बारे में। ठीक है, कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन में। तो उन्होंने जो बातें लिखी, है ना, अच्छी अच्छी बातें लिखी, है ना, वो सब जब पढ़ने लगे लोग तो उनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, पहले सोचते थे ये सब, है ना, फैंटेसी की चीजें हैं, लेकिन वो सब जब पढ़े तो उसके बाद लगा कि हम लोगों को ऐसा, है ना, ऐसा समाज बनाने में खुद को आगे बढ़ना होगा, तभी ऐसा समाज बन पाएगा, है ना। पहले लगता था ये फैंटेसी है, दिस इज एन आइडियल सोसाइटी, बट, है ना, आफ्टर रीडिंग दोज फिलोसफर्स दे स्टार्टेड टेकिंग मेजर्स टू मेक देयर सोसाइटी बेटर, है ना। और वही वजह है कि पढ़ कौन पा रहे थे? जो पढ़े लिखे हैं वही तो पढ़ पाएंगे बुक्स को। ठीक है, तो जो बुक्स को पढ़ रहे थे उन्होंने क्रांति का क्या किया? नेतृत्व किया, है ना। दे वर द लीडर्स इन द रिवॉल्यूशन। अब मैं बताया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी एक अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए थे, उन्होंने वकालत की डिग्री, है ना, इनफैक्ट प्राप्त की थी। तो इन सब चीजों से समझ में आता है कि फ्रांस की क्रांति ने लोगों पर बदलाव लाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है बाबू, ठीक है, यहाँ पर जो दिया हुआ है सारा पॉइंट एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर में, तो ये दो पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस किया उसके बारे में नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बस एक पॉइंट को ही बहुत भयंकर डिस्क्राइब कर दिया, वो पॉइंट है प्रेस, है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? प्रेस मतलब होता है कुछ भी जो आप लिखते हो, बोलते हो पब्लिकली, ठीक है, वो सब प्रेस के, है ना, मीडिया जिसको कह सकते हो, वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है,
तो उस टाइम में फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था, है ना। मतलब आप अपने भावनाओं को, अपने विचारों को बहुत खुलेआम, है ना, पब्लिसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। उस पर प्रतिबंध था। आप कोई किताब लिखकर ऐसा नहीं है कि, है ना, सबको खुलेआम बांट सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने बताया ना कि जो वाल्टेयर थे, रूसो थे, ये सब क्रांति के पहले ही मर चुके थे, है ना। उससे पहले उन्होंने बुक लिख लिया था, फिर मर गए थे। लेकिन उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि राजा सर्कुलेट नहीं करने देना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रांति शुरू हुई तो फिर उनकी, है ना, हजारों, है ना, एडिशंस, एक साल में 21 एडिशंस आ जाते थे, हजारों प्रतियां, है ना, प्रतियां मतलब समझ लो, बहुत सारे कॉपीज, है ना, कॉपीज कह सकते हो, हजारों कॉपीज मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। तब लोग उसको पढ़ने लगे, जानने लगे और क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। तो ये प्रभाव था क्रांति का, है ना, वहां के लोगों की रोजाना जिंदगी पे, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए। इनफैक्ट आप अगर इंडिया का भी एग्जाम्पल देख लो तो 1860s में, है ना, जो वायसराय जो थे, गवर्नर जनरल, तो कुछ, है ना, जैसे लॉर्ड इरविन या क्या तो नाम है, याद नहीं मुझको नाम, ठीक है, लॉर्ड रिपन ऐसे कुछ था, उन्होंने ना प्रेस को बैन किया था। फिर एक, है ना, किसी ने उसके बाद के वायसराय ने, नाम याद नहीं आ रहा, उसने, है ना, क्या कहता, प्रेस को, है ना, चालू कर दिया था। तो उसको द वर्च्यू, है ना, द गुड वायसराय भी का उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा सिलसिला चलता जा रहा था, है ना। लेकिन फिर बाद में प्रेस की स्वतंत्रता दे दी गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कांग्रेस के लोग थे वो बस चाह रहे थे कि प्रेस को स्वतंत्र कर दो, है ना। आप पढ़ोगे, क्या कहता है, एनसीईआरटी या कहीं पर भी आप पढ़ोगे कि ये लोग क्या कर रहे हो, देश की स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए थी, है ना, प्रेस को स्वतंत्र कर दो, है ना। आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी, है ना, गुंजाइश है, लेकिन नहीं बाबू, ये जो प्रेस की स्वतंत्रता की जो मांग होती है, यही सबसे बड़ी, है ना, क्या कहता है ना, एक जीत की निशानी होती है। अगर प्रेस स्वतंत्र जिस दिन हो गया और सारे लोगों को पता चल गया कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी विचारधाराएं क्या है, उनको कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर, है ना, सब लोग के अंदर, है ना, जब ये भावना जग जाएगी, है ना, आगे बढ़ने की, समाज को बदलने की, तो जो भी क्रांति होगी वो सफल होगी ही, ठीक है। तो ये फ्रीडम, ये प्रेस का, मीडिया का ये रोल होता है। इनफैक्ट आज के, है ना, आज के सिनेरियो में भी ये उतना ही, मतलब कि है कि मीडिया, है ना, क्या कहते हैं, जिस आदमी को जितना, मतलब, है ना, पब्लिसाइज करने की कोशिश करे या उस पर फोकस करे वो उतना ही ज्यादा पब्लिसाइज होता है, और जिस किसी को गिराना चाहे वो गिरा देता है, ठीक है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वही हम लोग एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं, बातें बहुत हो गई। पहला पॉइंट, इन 1789 सून आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल सेंसरशिप वाज एबॉलिश्ड, है ना। 1889 में जब बास्टिल के किले को ध्वस्त किया गया, है ना, गर्मी का महीना था उस वक्त, है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कानून उस साल जो आया था वो यह था कि सेंसरशिप को एबॉलिश कर दो, सेंसरशिप अब खत्म होनी चाहिए, अब कोई सेंसरशिप नहीं रहेगा, ठीक है। अब कोई सेंसर्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अब सेंसरशिप क्या होता है उसके बारे में देखो, एक पॉइंट लिखा हुआ है, इन द ओल्ड डिजाइन। ओल्ड डिजाइन क्या कहते हैं ना, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी वाज नोन एज ओल्ड डिजाइन, है ना। ये सब जान लो, पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको ओल्ड डिजाइन कहते थे। तो फ्रांस में जो ओल्ड डिजाइन के टाइम जब राजा रहते थे, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड प्लेज, है ना, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड, है ना। इनका पब्लिकेशन या परफॉर्मेंस तभी हो सकता था, अब देखो, प्ले को परफॉर्म भी करोगे और बुक्स और न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है, ठीक है, ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग, है ना। यानी एक कमिटी रहती थी जो सेंसर्स का काम करती थी, ठीक है। उसमें क्या करता है, कोई भी, जैसे किसी इंसान ने बुक लिखा तो पहले वो उस सेंसर बोर्ड के पास जाएगी, है ना। वो उसने अगर अप्रूव किया, है ना, कि हाँ ठीक है लोग इसको पढ़ सकते हैं, तब, है ना, आप इसको पब्लिश कर सकते हो प्रिंटिंग प्रेस में, है ना, और लोगों को बांट सकते हो या बुक को बेचा जा सकता है ना। ऐसे नहीं, है ना, दैट वाज कानूनी अपराध होता था उस टाइम। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया, ओल्ड डिजाइन में ये सब काम हो गया। उसके बाद जब नेशनल असेंबली बनी, है ना, जब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन बना, उसमें जो बहुत सारे राइट्स लिखे गए थे, उसमें एक राइट ये भी था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ना, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार और अपनी एक्सप्रेशन क्या है, अभिव्यक्ति, है ना। अच्छा वर्ड है अभिव्यक्ति, ठीक है। तो अपनी, है ना, बोलने का, है ना, बोलने का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है,
उसने है ना उसने क्या घोषित कर दिया, नेचुरल राइट घोषित किया, है ना। मैं बताया था कुछ राइट्स थे जो कि नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स थे, जिनका कि सरकार का हक बनता था, सरकार का ये कर्तव्य बनता था उन अधिकारों की रक्षा करें, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को है ना नेचुरल लाइफ में यहाँ लिख दिया राइट, है ना, ये राइट हुआ, नेचुरल राइट घोषित किया गया, ठीक है। जैसे नेचुरल राइट घोषित किया गया फिर क्या था, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इसकी बाढ़ आ गई, है ना, सड़कों पर। मतलब बाढ़ मतलब बहुत सारी, है ना, चीजें बनने लगी ये सब, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स, है ना, स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट जो वो एक शख्सियत था जॉन पॉल मारात, है ना, जो कि है ना लाइफ में फेलियर टाइप का हो गया था, कुछ नहीं कर पा रहा था, सिकनेस भी थी उसको, ठीक है। तो जैसे ही ना प्रेस की स्वतंत्रता मिली, उसने एकदम पूरा अपना जहर उगल दिया प्रेस में, है ना। भयंकर तीखे बानों में लिखा करते थे वो जॉन पॉल मारात साहब, जिनके है ना शब्दों पर ही चलकर क्रांति आगे बढ़ी थी, ठीक है। और बहुत है ना दुर्दशा भी एक तरह से कह सकते हो क्रांति की हुई थी, नहीं, बहुत ज्यादा खून खराबा भी हो गया था उनकी वजह से। तो सब है ना प्रिंटिंग प्रेस के वजह से, मतलब ये बहुत है ना, यूं कह सकते हो कि कभी कभी प्रिंटिंग प्रेस की स्वतंत्रता सही भी होती है, कभी कभी लेकिन उसमें थोड़ा प्रतिबंधन होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट फिल्मों में भी देख लो, फिल्मों में सेंसरशिप रहते हैं ना, इंडिया में फिल्मों में सेंसरशिप रहते हैं, ठीक है। तो होनी भी चाहिए, है ना, आप लोग भी ये महसूस कर सकते हो। खैर हर चीज का नहीं होता है, एक दूसरा पहलू होता है, उस पर हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को अच्छे पहलू को ही पढ़ना होता है, 9th क्लास में हो बच्चे हो, ठीक है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, है ना। शहरों में तो बाढ़ आ गई इसकी, और धीरे धीरे ये गांव देहात में भी ये सब बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब पहुंचने लगे थे, ठीक है। दे डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और ये जो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, ये सब में जो रहते थे, बेसिकली उस टाइम फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, क्या क्या चीजें घटित हो रही थी फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति के दौरान, वो सब उसमें उन पर टिप्पणियां हुआ करती थी, उनमें लिखा हुआ रहता था, ठीक है, कि ये सब हो रहा है, ऐसी सोच है हमारे नेता की, हमें ऐसे आगे बढ़ना है, ठीक है। लोग उसको धीरे धीरे पढ़ने लगे, लेकिन है ना, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फ्रांस है ना कंट्री साइड तक पहुंच गया, उसमें क्या लिखा हुआ था ये सब समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये भी था कि दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, है ना। यानी कि कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, मान लो फ्रांस की क्रांति के दौरान कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, आप अगर उस इवेंट से खुश नहीं है ना, नाखुश है, तो आप उसके अपोज में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सपोर्ट में ही लिखना है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की इतनी दूर तक स्वतंत्रता थी, यानी उस टाइम भी कुछ लोग थे जो कि राजा के सपोर्ट में थे, तो वो लिख सकते हैं राजा के सपोर्ट में, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक को पता चल गई फिर क्या होगा वो आप देख लो, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हो, है ना, आपको स्वतंत्रता है लिखने की, जो लिखना है। हाँ, फिर ये क्या हुआ, ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू मीडियम ऑफ प्रिंट्स, है ना, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को, ठीक है, अपनी सोच और अपने विचारधाराओं को, है ना, क्या कहते हैं, सहमति दिलाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस का ही यूज करते थे। मतलब कि मान लो, है ना, इसको समझ लो कि एक पक्ष है, ठीक, एक जैकोबिन क्लब है, एक गिनगार्ड्स है, ठीक है। अब जैसे कि एक जैकोबिन क्लब है ना, आप लोग देख चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इसे खून खराबा बहुत पसंद था, रेन ऑफ टेरर ये सब बहुत पसंद था, ठीक है। इसने क्या कहा कि राजा को मार दो, ठीक है। इसने क्या कहा कि राजा को मत मारो, ठीक है, इससे पब्लिक भड़क सकती है, ठीक है। तो अब ये लोग या तो आपस में एक मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं ना, लेकिन मीटिंग में डिस्कशन पे क्या नतीजा होता है ये तो जानते ही हो तुम लोग, है ना, डिस्कशन कहीं और पहुंच जाता है। तो वो लोग है ना अपना अपना न्यूज़पेपर निकालते थे और एक दूसरे के खिलाफ भी लिख सकते थे, उनको अधिकार था कि आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी विचारधारा से हमें भी है ना अवगत करा सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का ये भी मीनिंग था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ज्यादा देर तक टिका नहीं। 1793 में जैसे रॉबेस्पियर की सरकार आई थी और रेन ऑफ टेरर चालू हुआ था, उस दिन आपको मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को फिर से एबॉलिश कर दिया गया, है ना, फिर से सेंसरशिप किया, पूरा एबॉलिश कर दिया गया। कोई आदमी कोई न्यूज़पेपर नहीं निकाल सकता, सब कुछ एबॉलिश कर दिया गया, है ना। इनफैक्ट महिलाओं के भी न्यूज़पेपर को एबॉलिश कर दिया गया, उनके पॉलिटिकल क्लब्स को एबॉलिश कर दिया गया, सारी स्वतंत्रता छीन ली गई, है ना। मतलब ये लोग जो चीज करने के लिए स्टार्ट किए थे फ्रांस की क्रांति, उसी के अपोज में आ गए थे, है ना। अब यही होता है किसी किसी डायरेक्शन में ना फ्रांस की क्रांति है ना घुमाव लेने लगी थी,
ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं इनफैक्ट। और पिछले लेक्चर में आप लोग ये भी देखे होंगे है ना, जब औरतों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां उस टाइम की जो सबसे है ना प्रोमिनेंट लीडर थी है ना, औरतों का जो एक क्लब था बहुत लंबा सा कुछ था, द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस वुमेन ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसकी जो हेड थी उसने है ना वे न्यूज़पेपर्स लिखना बंद नहीं किया, तो फिर पॉलिटिकल क्लब को भी बंद नहीं किया, तो उसको है ना गिरफ्तार करके उसे गुलोटीन करके मार भी दिया गया था, ठीक है। तो रेन ऑफ टेरर के टाइम में ये सब फिर से बंद हो गया था है ना, दुर्भाग्यवश। लेकिन हम लोग को बस उसका जो सॉफ्ट पहलू है वही देखना है। फिर देखो लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्लेज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस, ठीक है। प्लेज मतलब समझ लो नाटक गाना ये सब, ठीक है। फेस्टिव प्रोसेशंस मतलब जो कोई भी त्योहार पे जो भीड़ होती है, ठीक है, उस टाइम दे अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल, है ना। जहां भी आप जैसे नाटक हो रहा है तो बहुत सारे लोग वहां पे जुट के देखने लगते थे। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, नाटक गाना ये सब, ठीक है। अब देखो इससे क्या, इसका क्या मकसद था, इससे क्या फायदा हुआ। अब देखो बहुत सारे गरीब लोग तो बहुत ज्यादा है और अनपढ़ लोग भी बहुत ज्यादा थे उस टाइम फ्रांस में, ठीक है। हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं था। उन लोगों को ये रूसो वाल्तेयर ये सब जो किताबें लिखी हैं उनकी भाषाएं तो समझ में आ नहीं रही है, ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत टेक्निकल वर्ड्स यूज किए है ना। उसमें नहीं होता है कि अगर आप हिंदी में बोलते हो तो हिंदी में भी एक अलग लेवल का हिंदी होता है जो कि समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। और एक सॉफ्ट हिंदी होता है जो हर कोई समझ जाता है, ठीक है। तो वो ये लोग पढ़ नहीं पाते थे, एक कुछ लोग तो पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। तो ये सब जो थे प्लेज, नाटक और गाना, ये सब से ये एक सीधा साधा है ना सिंपल भाषा में समझाता था उन सब चीजों को, जिससे ये लोग भी समझने लगे थे और अवगत होने लगे थे कि हो क्या रहा है फ्रांस में, ठीक है। दे अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपुल विच वाज वन वे दे कुड ग्रास्प, है ना, ग्रास्प मतलब समझ सकते थे, एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक है। तो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और जस्टिस मतलब न्याय, है ना। ये सब जो आइडिया नया आइडिया आया था, समझ लो। अभी हम लोग को लग रहा है कि नॉर्मल है, ठीक है, स्वतंत्रता न्याय ये सब, लेकिन उस टाइम ये सब है ना बहुत बड़ी बात होती थी। समझ लोगों को लगता है तो न्याय ये सब क्या वर्ड है, ये सब समझ में भी नहीं आता था, ठीक है। तो ये प्लेस और सॉन्ग्स की मदद से ये लोग है ना इन सब आइडियाज को समझने लगे थे, है ना। और फ्रांस की क्रांति के क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या है ना इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब जानने लगे थे, ठीक है। इससे है ना क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति हर घर में पहुंची, मतलब कि लोगों की जिंदगी फिर इफेक्ट होने लगी। वो आपस में बात भी करने लगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, है ना, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन हाँ यही चीज है ना फिर धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई और फिर है ना इन्हीं के खिलाफ हो गया था। कब? रेन ऑफ टेरर में, है ना। ये लोग आपस में अगर क्रांति के खिलाफ बोलते थे और क्रांति उस टाइम थोड़ा सा गलत मोड पे पहुंच गई थी तो इन लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता था। तो वो तो अलग बात है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो आज का लेक्चर भी हो गया, एक लेक्चर और बच गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जो कि मैं बता रहा हूँ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है ना। मेरे वन ऑफ द फेवरेट है ना फिगर्स कह सकते हो हिस्ट्री के। तो उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा थोड़ा बता भी दूंगा। तो आप लोग इसको नोट करो, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।